आइए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अनुपात और समानुपात। तो इसमें हम लोग सबसे पहले रेशियो हो कहते हैं किसको, इसको जानेंगे पहले। ठीक है, तो इसका परिभाषा सबसे पहले जानेंगे। तो परिभाषा क्या है? अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है। यह संबंध बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो जैसे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, अगर मान लेते हैं ये बोतल है, ये बड़ा बोतल जो है छोटा बोतल का कितना गुना ज़्यादा है। मान लीजिए इसमें 2 लीटर अटता है, इसमें 1 लीटर अटता है, तो कितना गुना ज़्यादा है? तो ये 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये 2 गुना है इससे। और समान राशि मतलब ये बोतल जो है एक्वा कंपनी का है, तो ये भी एक्वा कंपनी का होना चाहिए। ये ना कि एगो ले लिए ये और ये दोनों में तुलना करेंगे तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो तुलना जब भी करना पड़ेगा तो दो समान राशियों के बीच, मतलब दो समान वस्तु या जो भी रहेगा। मान लीजिए दूध है तो दूध को दूध से तुलना करेंगे। मान लो पहला इसमें जो है दूध 2 केजी है और इसमें दूध 1 केजी है, तो कितना गुना है? तो 2 केजी और 1 केजी मतलब 2 गुना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसमें अगर 2 केजी है, कितना दूध कितना है? मिल्क जो है 2 केजी है। मिल्क 2 केजी है इसमें। ठीक है, और इसमें कितना है? 1 केजी है। तो एक राशि जो है दूसरी राशि से, एक राशि जो है ये जो है दूसरी राशि से कितना गुना है? तो 2 गुना है। ठीक है, तो इस समान राशि होना चाहिए इसमें, ना कि इसको जो है इससे तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम इससे तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसमें 1 केजी है, ठीक है, कितना है? 1 केजी। इसमें कितना है? 4 केजी दूध है। अगर इसमें दूध है तो दूध के साथ दूध का ही तुलना करेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर मान लीजिए अगर मात्रक में अनुपात रहेगा, अगर केजी में रहेगा तो दोनों केजी में रहना चाहिए। ठीक है, ना कि ये वाला केजी में रहेगा और ये वाला ग्राम में, तो इसको हम केजी में लाना पड़ेगा। ठीक है, दो समान राशि होना चाहिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। समान राशि का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ अगर मान लेते हैं इस पानी का बोतल का मूल्य 7 रुपया है। ठीक है, इसका 7 रुपया है और इसका मूल्य 35 रुपया है। तो कितना गुना ज़्यादा है? तो 7 से कटाएंगे, 7 पचे 35 है, तो 5 इससे जो है ये 5 गुना बड़ा है। क्या है? बड़ा है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो 5 गुना बड़ा है। अगर मान लेते हैं 7 रुपया 5 गुना बड़ा है, मतलब 5 गुना ज़्यादा इसका दाम है। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका दाम 15 रुपया है, इसका दाम 15 रुपया है, इसका दाम 60 रुपया है। तो यहाँ रुपया रहेगा तो रुपया ही रखना पड़ेगा। 15 चौके 60 मतलब 1:4 में है। ठीक है, 1:4 मतलब 4 गुना। अगर इसका इससे जो ये 4 गुना महंगा है। ठीक है, दो समान राशि के बीच हो रहा है। अगर इसका ये इस कंपनी का बोतल है तो ये भी इस कंपनी का, मतलब इसमें अगर रुपया है तो इसमें भी रुपया रहना चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर ये
50 पैसा दाम है, इसका दाम मान लेते हैं, ठीक है, 50 पैसा। लेकिन इसका दाम है 50 रुपया, ठीक है। तो ये दोनों समान मात्रक नहीं है, तो दोनों का समान मात्रक होना चाहिए इसमें, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसको रुपया में, 50 पैसा को रुपया में बदलना पड़ेगा पहले। तो अनुपात समझ में आ गया होगा। दो समान राशि का मतलब हुआ यही कि ये एक्वा का है तो दूसरा भी एक्वा का होना चाहिए, ठीक है। तो अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है ए अनुपात बी को ए बटे बी के रूप में प्रकट किया जा सकता है, ठीक है। ए बटे बी को, ए अनुपात बी को ए बटे बी के रूप में प्रकट कर सकते हैं। ए बटे बी के रूप में प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। ए बटे बी के रूप में प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब 7 अनुपात जैसे 5 है, 7 अनुपात 35 है, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो कितना कटेगा, 1 बार में और 5 बार में, 1 अनुपात 5 हो गया ये। इसको हम 1/2 भी, 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है। अगला पॉइंट क्या है, ए बी सी में प्रथम पद को ax माना जाए तो तीसरा पद को bx और cx मानना होगा। कहने का मतलब है अगर पहला a का मान 1 है, दूसरा b का मान 2 है, c का मान 3 है, ठीक है। c का मान 3 है। अगर हम किसी संख्या से इसमें गुना करते हैं, अगर मान लीजिए 3 से गुना करते हैं तो सब में जो है 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। सब में 3 से गुना करना पड़ेगा, मतलब x का जगह x का मतलब यही है। ए बी सी में x से गुना कर दिया गया, कहने का मतलब अगर ए में 3 से गुना कर रहे हैं तो बी में भी, सी में भी 3 से गुना करना पड़ेगा, समान संख्या से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही था। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, तीसरा पॉइंट में क्या है, दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले काय से जरूर लगा रहेगा, ठीक है। काय से जरूर लगा रहता है। जिस राशि के साथ काय से लगा रहेगा उसे हर मान लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट जो है सवाल जब आएगा तो उसमें समझ लेना है, ठीक है। तो सिर्फ अभी पॉइंट जानना है कि किसी भी अनुपात प्रकट करने के लिए अनुपात के तुरंत पहले क्या है, अनुपात के तुरंत पहले काय से लगा रहेगा। जैसे मान ले ध्यान रखना है। अगला है चौथा नंबर पॉइंट है, अनुपात के प्रत्येक पद को अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी अशून्य छोड़कर से गुना कर सकते हैं। मतलब अनुपात जिसे मान लेते हैं 1:3:4 में है, ठीक है। तो इसको हम 1
जीरो को छोड़ा करके, जीरो से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी किसी भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं तीनों अनुपात को, ठीक है, जीरो को छोड़ा करके। इसका मतलब यही है, इसमें जो है किसी भी अनुपात को जो है हम जीरो को छोड़ करके किसी भी संख्या से, समान संख्या से गुना कर सकते हैं। मान लीजिए 4 से गुना किए तो 3 में भी 4 से गुना करेंगे और 4 में भी 4 से गुना करेंगे, समान संख्या से गुना कर सकते हैं। सिर्फ जीरो से नहीं कर सकते हैं, जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो बना देगा वो। चलिए चलते हैं अब सवाल पे, ठीक है। सवाल क्या है, इसमें जो है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, देखिए तो 12:7 है। कितना है? 12:7 है। तो तुरंत पहले देखिए तो यहाँ का लगा हुआ है, किसी भी अनुपात के पहले जो है तुरंत का या से लगा रहेगा, ठीक है। उसको हम हर वाला मान लेंगे, मतलब लड़कियों की संख्या कितना हो गया? 7, हर वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो 12/7 है और यह तुरंत पहले काय से लगा रहेगा है। तो लड़कियों की संख्या हर वाला मान लिए, ठीक है। लड़की की संख्या में काय से लगा रहे तो लड़की की संख्या को हर वाला मान लिए। तो ध्यान रखना है, बॉयज़ और इसमें गर्ल है, तो लड़की की संख्या हो गया 7, तो बाद बाकी जो ऊपर वाला जो बचा ये वाला, ये हो गया 12 अनुपात ये। तो यहाँ पूछ रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा, तो 12:7 हो गया आंसर, ठीक है। ध्यान से रखना, क्योंकि इसमें दिखाया गया था कि दिए गए राशियों के बीच अनुपात प्रकट करते समय यह ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का या से अवश्य लगा रहेगा। तो जिस राशि के साथ का या से लगा रहेगा उसे हर मान लेंगे, ठीक है। तो वही है हम अभी जो बता रहे थे हम, उसका मतलब यही है। यहाँ देखिए तो किस में का या से लगा रहेगा, लड़की की संख्या में का या से लगा रहा है। तो 12/7 है, तो लड़की की संख्या हर वाला हो गया, ठीक है, मतलब 7 हो गया। तो बाद बाकी जो बचा ऊपर में वो लड़का की संख्या हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो 12:7 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्रावास में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थी में की संख्या का 3/11 गुना छात्रावास में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देना है किसमें का या से लगा रहा है, पूरे विद्यार्थी में का या से लगा रहा है। पूरे विद्यार्थी में कौन कौन आएगा? बॉयज़ प्लस गर्ल दोनों आएगा, ठीक है, बॉयज़ प्लस गर्ल दोनों आएगा। तो ध्यान रखना है पूरे विद्यार्थी में कौन आएगा? बॉयज़ प्लस गर्ल दोनों आएगा। तो पूरे विद्यार्थी में काया से लगा रहा है तो हर वाला कौन हो गया? 11। तो 11 हो गया बॉयज़ प्लस गर्ल। बाद बाकी क्या बचा? बाद बाकी उससे पहले लड़कियों की संख्या बचा, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो गया? गर्ल की संख्या हो गया 3। तो बॉय की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल है कितना है? 11, जिसमें से गर्ल की संख्या 3 हो गया। तो टोटल में से 11 में से 3 चल जाएगा, कितना बचेगा? 8। तो 3:8 हो गया। तो इसमें पूछा लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। लड़का पहले है तो लड़का को पहले लिख लिया, लड़की बाद में है तो लड़की को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 8:8
3 हो गया आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये सी नंबर आंसर हो गया। तो 11 माइनस 3 करेंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फल की टोकरी में आम तथा सेब रखे गए हैं। ठीक है, इसमें आम की संख्या टोकरी में कुल फलों का 5/12 गुना है। ठीक है, तो इसमें 5/12 कुल फल में का लगा है। ठीक है, इसमें लगा कुल फल में का लगा है, कुल फल में का लगा है। ठीक है, तो कुल फल हो जाएगा, जैसे 5/12 है तो कुल फल हो जाएगा नीचे वाला, हर वाला, क्योंकि इसमें का लगा है। अब बाद बाकी इसमें क्या बचा है, आम, उसके पहले क्या है आम, तो आम हो जाएगा। इसमें टोटल क्या है, आम प्लस सेब। आम को लिखते हैं एम, मैंगो, प्लस सेब को लिखते हैं एप्पल, ए से सूचित कर दिए। दोनों मिला के जो है ना कितना है, 12 है, 12 है। बाद बाकी आम की संख्या बच गया ऊपर वाला, तो मैंगो की संख्या 5 हो गया। तो टोटल में से 5 आम हो गया, तो टोटल में से 12 में से 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो एप्पल की संख्या कितना बच गया, 7 हो गया। यहाँ बोला गया है आम तथा सेब का अनुपात क्या है। मैंगो पहले, आम बोला है पहले और सेब, तो आम पहले है और एप्पल बाद में है, तो 5:7 हो गया। तो 5:7 डी नंबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 7/13 गुना है। तो बताएं कि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसमें देखना है किसमें का लगा है, तो दूध की मात्रा में का लगा है, तो दूध की मात्रा हो गया 13, दूध का मात्रा हो गया 13, मतलब मिल्क हो गया 13। और पानी की उससे पहले क्या बचा है, पानी की मात्रा। तो पानी की मात्रा जो है ऊपर वाला हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो गया 7। पानी को वाटर बोलते हैं, W से वाटर, ये 7 हो गया। ठीक है, तो दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा, दूध तथा पानी का अनुपात 13:7 हो गया, आंसर बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है चीनी तथा पानी के एक घोल में पानी की पूरे घोल का 6:13 गुना है। तो बताएं कि घोल में चीनी तथा पानी का
कितना है। तो इसमें चीनी को बोलते हैं शुगर, ठीक है, क्या बोलते हैं, शुगर। शुगर को S से लिखें और पानी को W से लिखते हैं, ठीक है, वाटर। तो इसमें पूरे पानी की मात्रा, पूरे घोल का, पूरा घोल कितना है, पूरा घोल जो है 6 अनुपात दिया है, 6:13 दिया है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 6/13, ठीक है। तो हर वाला पूरे घोल में का लगा है, पूरा घोल क्या हो गया, शुगर प्लस वाटर, मतलब चीनी प्लस पानी, ठीक है। पूरे घोल में का लगा है तो हर वाला हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो 13 हो गया। फिर बोल रहा है एक घोल में पानी की मात्रा, पूरे घोल का, तो पानी की मात्रा बचा हुआ है, तो पानी की मात्रा ऊपर वाला हो गया, तो वाटर की मात्रा 6 हो गया। तो इसमें बोला गया क्या, तो शुगर का मात्रा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 13 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। तो इसमें अनुपात में पूछा गया है कि चीनी तथा पानी का अनुपात क्या होगा। चीनी पहले है तो शुगर को पहले लिख लेते हैं, और वाटर जो है बाद में है तो वाटर को बाद में लिख लेते हैं। तो 7:6 लिख दिए। आंसर क्या हो गया, 7:6 हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा है कि बी को पूरे धनराशि का, तो पूरे धनराशि है तो पूरा धनराशि मतलब ए प्लस बी होगा। पूरा धनराशि का मतलब ए प्लस बी होगा, पूरा धनराशि। तो पूरे धनराशि में का लगा है, तो हर वाला क्या हो गया, 20। इसे 7 बटे क्या है, 20 है ना। तो हर ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। तो 20 हो गया टोटल, जिसमें से बी को प्राप्त पूरे धनराशि का, तो बी हो गया ऊपर वाला, बी का मान कितना हो गया, ऊपर वाला 7। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा टोटल में से 20 में से 7 चल जाएगा, क्योंकि टोटल 20 है, जिसमें से बी का मान जो है 7 है, तो 20 में से 7 चल जाएगा तो 13 बच जाएगा। तो ए अनुपात बी का, तथा यहाँ पूछ रहा था ए तथा बी के भागों का अनुपात क्या होगा, तो आंसर क्या हो गया, 13:7 हो गया। तो आंसर हो गया 13:7, सी नंबर आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का, ए और सी के कुल भाग का 3/8 है, तो बी अनुपात ए प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें कुल भाग किसका है, ए तथा सी के कुल भाग है, ठीक है। उसमें का लगा है, तो ए प्लस सी में का लगा है, ठीक है। तो नीचे वाला कौन हो गया, 8, हर वाला कौन हो गया, 8। तो बी का भाग पहले है, तो मतलब ऊपर वाला हो गया, 3, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है
बी अनुपात ए प्लस सी का मान ज्ञात करें। तो इसमें उल्टा पूछा गया है, बी अनुपात ए प्लस सी का मान क्या होगा। तो ये हो गया 3:8 हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पूछा उल्टा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3:8 हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीना की वर्तमान आयु क्या है? रीना की वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु का 7 गुना है। ठीक है, उसके विवाह के समय की आयु जो है ना, विवाह के समय की आयु, विवाह के समय की आयु विवाह के समय की आयु और वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु। तो विवाह के समय की आयु में का लगा है, तो विवाह के समय की आयु हर वाला कौन है? 4, और अंश वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि वही बचा है 1, तो 7 हो गया। तो आंसर कितना निकला? वर्तमान आयु तथा विवाह के समय की आयु का अनुपात क्या होगा? पहले जो है वर्तमान आयु है। ठीक है, वर्तमान आयु अनुपात विवाह का समय की आयु। तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 7:4 डी नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसमें है एक कलम का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/7 गुना है। तो बताएं कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। ठीक है, तो इसमें देखना है किसमें का लगा है। तो उसके क्रय मूल्य में का लगा है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जैसे 4/3 है तो हर वाला हो जाएगा। क्रय मूल्य में का लगा है तो हर वाला क्रय मूल्य हो जाएगा। बाद बाकी क्या बचा? विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य को से क्रय मूल्य क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य में का लगा है तो क्रय मूल्य 3 हो गया, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा, अंश वाला। ठीक है, 4 हो गया। तो इसमें पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है, तो 3:4 हो जाएगा आंसर बी नंबर। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ध्यान देना है कि किसमें का लगा है। तो क्रय मूल्य में का लगा है, तो क्रय मूल्य नीचे वाला मतलब हर वाला, और बाद बाकी क्या बचा उससे पहले? विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ऊपर वाला हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें जो है एक वस्तु का निश्चित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 13/7
गुना है। ठीक है, तो बताएं कि निश्चित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो इसमें ध्यान देना है कि किसमें का लगा है, तो विक्रय मूल्य में का लगा है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा नीचे वाला, जैसे 13/7 है तो नीचे वाला हो गया ये विक्रय मूल्य, और बाद बाकी क्या बचा है, एक निश्चित मूल्य बचा है। ठीक है, तो निश्चित मूल्य हो जाएगा ऊपर वाला। तो ध्यान रखिएगा, तो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 7, और उसके बाद पहले क्या बचा है, निश्चित मूल्य। तो निश्चित मूल्य क्या हो जाएगा, निश्चित मूल्य हो जाएगा 13। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, पहले यहाँ जो पूछ रहा है निश्चित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो निश्चित मूल्य पहले है 13 और विक्रय मूल्य बाद में है तो 7, तो 13/7 हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसमें देखना है राम की आयु श्याम की आयु का 5 गुना है, तो बताएं कि राम तथा श्याम का अनुपात क्या है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है किसमें का लगा है, श्याम की आयु में क्या का लगा है, तो श्याम की आयु कितना हो गया, श्याम की आयु 4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या बचा, ये बचा तो ऊपर वाला हो जाएगा अंश वाला, तो राम की आयु 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा था राम तथा श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा, तो राम पहले है तो पहला हो गया, श्याम बाद में है तो बाद में हो गया, तो कितना हो गया 5/4 हो गया, आंसर ए नंबर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर है सवाल। इसमें है एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा कि बी का भाग बी तथा ए के कुल भाग का 3/7 गुना प्राप्त होता है, तो ए तथा बी का भागों का अनुपात क्या होगा। इसमें क्या किसमें का लगा, बी तथा ए का कुल योगफल, मतलब ए प्लस बी का कुल योगफल में का लगा है, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और बाद बाकी बी पहले बचा, बी तो ऊपर वाला हो जाएगा, बी का मान हो गया ऊपर वाला तो 3 हो गया अंश वाला। तो ए का मान ज्ञात करना है, तो टोटल में से 3 चल जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 4 बचेगा, 4 हो गया ए का मान। ठीक है, तो 4/3 हो गया, आंसर डी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन,
एक धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि दोनों भागों का योगफल दूसरी संख्या का 10/7 गुना है। तो बताएं कि पहली तथा दूसरी के बीच क्या होगी। तो दूसरी संख्या में यहाँ का लगा है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या को a मानते हैं, दूसरी संख्या को b मानते हैं, ठीक है। तो दूसरी संख्या में का लगा है, तो दूसरी संख्या क्या हो गया 3, और दोनों भागों का योगफल मतलब a प्लस b का मान कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 7 हो जाएगा। तो टोटल में से b का मान घट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक a का मान 4 बचेगा। तो आंसर कितना निकला, 4:10 में से टोटल था 10, ठीक है, सॉरी, इसमें टोटल था 10, टोटल कितना था 10 था। 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएगा तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, ये 7 बचेगा। तो 7:3 हो गया, आंसर सी नंबर, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक जो है आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी हेल्प हो जाएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं करना चाहते हैं इसलिए। आप फॉलो भी कर सकते हैं, हम लोग फॉलो किस पे करिएगा, तो फॉलो इस पे करना है, ठीक है। फॉलो हमको इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं। लर्न एंड टीच जो है सर्च करिएगा, वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं इसको, ठीक है, लर्न एंड टीच विद विपिन सर, ठीक है, वहाँ पे हम उपलब्ध होंगे। वहाँ पे हम बहुत सारा वीडियो वहाँ पे अपलोड करके रखे हुए हैं, और वहाँ पे पर्सनल अगर सवाल कोई होगा तो वहाँ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जवाब जल्दी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में।